नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट शुभम कुमार मंडल फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए लॉज के बारे में। जैसा आपको पता ही होगा, हमारी गवर्नमेंट ने 3 नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि हमारे पुराने लॉज सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इनमें नए चेंजेस क्या हैं और नए लॉज के नेम्स क्या हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो आइए नए लॉज के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले सीआरपीसी का नया नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता। वहीं आईपीसी का नया नाम हो गया भारतीय न्याय सेकंड संहिता और इंडियन एविडेंस का नाम हो गया है भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता। तो आइए जानते हैं इन लॉज में नए क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। शुरुआत करते हैं सीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस से। तो बीएनएसएस 2 में क्या चेंजेस हो गए हैं। पहले हमारे पास सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हुआ करते थे, वहीं बीएनएसएस 2 में हमारे पास 531 सेक्शंस हो गए। आइए मेजर चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अब गवर्नमेंट ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दी है किसी भी ऐसे केस में जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम क्राइम साइट को विजिट करेगी, साथ ही साथ जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस है उसे रिकॉर्ड करके और प्रोसेस करेगी और आईओ को रिपोर्ट करेगी उसकी। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये आ गया है नया पॉइंट कि अब कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी की जा सकती है। पहले इसका कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब समय के साथ इस चीज को ऐड ऑन कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट में ये आया कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस उसे जिसमें डिजिटल एविडेंस है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में अलाउ कर दिया गया है कि उसे भी एज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो अपने ट्रायल को इवेड कर रहा है और उसको तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत नहीं लगती कोर्ट को, तो बिना उस ऑफेंडर के भी ट्रायल चलाया जा सकता है। साथ ही साथ जजमेंट भी दिया जा सकता है उसकी हाजिरी के बिना। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन ही लिए जाते थे, लेकिन अब वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स के लिए। और साथ ही साथ ये सैंपल्स ऐसे बंदों से भी लिए जा सकते हैं जो अरेस्ट ना भी हुए हैं। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट ये बताता है, जैसे सीआरपीसी में क्या हुआ करता था, किसी भी बंदे ने अपनी मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ पीरियड प्रिजन में बिता लिया है तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाता था। लेकिन ये चीज सिर्फ सारे केसेस में एप्लीकेबल होती थी, लेकिन डेथ केसेस में नहीं। जिसमें पनिशमेंट डेथ है उस केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता था। लेकिन बीएनएसएस 2 आने से इसमें 2 चीजों का और एड ऑन हो गया है। अब ये चीज 2 केसेस में और एप्लीकेबल नहीं होगी। जिस भी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है या जिस भी केस में उस पर्सन पे एक से ज्यादा प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है, तो इन केसेस में भी उस बंदे को पर्सनल बॉन्ड पे बेल नहीं मिलेगी, इवन इफ उसने अपना हाफ इम्प्रिजनमेंट का पीरियड पूरा कर लिया हो तो भी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहता है, पहले मेडिकल एग्जामिनेशंस जो भी सर्टेन केसेस में हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द रेप केस, उसमें किसी सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी था, जिसकी मिनिमम रैंक एक सब इंस्पेक्टर होनी जरूरी थी। तो उसी के रिक्वेस्ट पे ये मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता था। लेकिन बीएनएसएस 2 में इस चीज को हटा दिया गया। साथ ही साथ इसमें ये मेंशन कर दिया गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। अब आ जाते हैं कुछ टाइमलाइंस पे जो कि हमारे बीएनएसएस 2 में डिस्क्राइब कर दी गई हैं। सबसे पहला टाइमलाइन है फॉर द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने अब जब भी किसी रेप विक्टिम को एग्जामिन करना होगा तो विद इन 7 डेज उसने रिपोर्ट बना के आईओ को सबमिट करनी ही होगी। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। किसी भी केस में फाइनल आर्गुमेंट्स होने के बाद जजमेंट 30 डेज में प्रोनाउंस करने का रूल आ गया है और ये जजमेंट प्रोनाउंस करना 30 डेज में एक्सपेंडेबल है अप टू 45 डेज। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में आईओ को विद इन 90 डेज विक्टिम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि किसी भी सेशन कोर्ट को फर्स्ट हियरिंग ऑन सच चार्जेस, जब भी किसी चार्ज पे फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी विद इन 60 डेज उसको उस चार्जेस पे चार्जेस फ्रेम करने पड़ेंगे। अब आ जाता हूँ अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन दिया करती थी कि 1 मिलियन पीपल पे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा और उस एक मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी होगा। लेकिन बीएनएसएस 2 में
इस क्लासिफिकेशन या इस डेफिनेशन को हटा दिया गया है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सीआरपीसी के या बीएनएसएस 2 के कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं। आइए अब हम देखते हैं आईपीसी के कुछ नए पॉइंट्स। तो आईपीसी वर्सेस बीएनएस 2 भारतीय न्याय शिक्षण संहिता में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस। सेडिशन अब एक ऑफेंस नहीं रहा, लेकिन कोई भी हमारे देश की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे सवाल उठाता है तो उसके लिए नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये है कि अब टेररिज्म को भी एज एन ऑफेंस डिफाइन कर दिया गया है। कोई भी बंदा यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमारे देश की ट्राई करने की कोशिश करता है या बंदों में टेरर फैलाने की कोशिश करता है तो उसे टेररिज्म में कंसीडर किया जाएगा और उसे एज एन ऑफेंस माना जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को भी अब एज एन ऑफेंस घोषित कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से केसेस आ गए, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम कमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ क्राइम सिंडिकेट, इवन पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को भी इसमें ऑफेंस की तरह लिया गया है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आता है कि मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 पीपल, कोई भी 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप अगर किसी को मारता है, वो भी इस बेसिस पे कि कोई उसकी आइडेंटिटी है, कोई उसके ऊपर मार्क है, या किसी कास्ट, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ के चक्कर में कोई ऐसा एक मर्डर कर देता है तो उसे भी ऑफेंस माना गया है और उसकी सजा पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ तक गई है विद फाइन। तो अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में बीएनएस ने कुछ पॉइंट्स को कंफर्म करा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स को, विच इंक्लूड्स ओमिटिंग एडल्टरी एज एन ऑफेंस। अब एडल्टरी एज एन ऑफेंस में पनिशमेंट्स ये दे दी गई हैं कि इम्प्रिजनमेंट एज वन ऑफ द पेनल्टीज, और पेनल्टी डेथ तक भी जा सकती है फॉर अ मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। आईपीसी में रेप, वल्गरिज्म, स्टॉकिंग और इंसल्टिंग ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाज क्रिमिनल एक्ट। बीएनएस 2 में ये सभी प्रोविजंस को रिटेन रखा गया। साथ ही इट इंक्रीजेस द थ्रेशोल्ड फॉर द विक्टिम बी क्लासिफाइड एज मेजर गैंग रेप के केसेस में 16 से 18 साल तक। साथ ही इसमें ये भी ऐड ऑन करा गया कि किसी भी औरत को झूठे सपने या वादे दिखा के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी क्राइम माना गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे बीएनएस 2 के। अब आ जाते हैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य शिक्षण संहिता। अब इस नए एक्ट में 170 सेक्शंस यानी 170 सेक्शंस हो गए हैं। सबसे पहले इस एक्ट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू में यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी प्राइमरी एविडेंस की तरह माना जाएगा, चाहे वो एक सेमीकंडक्टर स्टेट में रखा गया हो, मेमोरी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या किसी स्मार्टफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा में, उसे भी एक प्राइमरी एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ उसका पूरा इफेक्ट, जैसे एक हार्ड डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट का होता है, सेम लीगल इफेक्ट उस डॉक्यूमेंट का भी माना जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज डॉक्यूमेंट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसे भी एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा ओरल एविडेंस। तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी, ओरल एविडेंस इंक्लूड स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस जो कि विटनेस ने दी है रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ द केस। लेकिन अब बीएसएस में ये अलाउ हो गया है ओरल एविडेंस टू बी गिवन इन इलेक्ट्रॉनिकली। ये अब परमिट करता है विटनेस, एक्यूज पर्सन और विक्टिम्स को टेस्टिफाई करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अब आ जाता है हम अपने थर्ड पॉइंट में, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एन एविडेंस। पहले क्या हुआ करता था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमें प्रिंटेड फॉर्म में कोर्ट के अंदर एज ए डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता था, लेकिन बीएसएस 2 में ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड को भी सेम लीगल इफेक्ट की तरह देखा जाएगा एज अ पेपर रिकॉर्ड की तरह, या जैसा पेपर रिकॉर्ड का इफेक्ट है ऐसा सेम इस डिजिटल रिकॉर्ड का भी इफेक्ट रहेगा। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस में क्या होता है, कई बार सेकेंडरी एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है जब कुछ कंडीशंस में, जैसे कि असली डॉक्यूमेंट्स अपोजिट पार्टी के हाथ में हो और वो उसको छुपा रहे हो या डिस्ट्रॉय कर दें, तो बीएसएस 2 में इस सेकेंडरी एविडेंस को वैलिडिटी दे दी गई है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस पे क्वेश्चन आए तो। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जॉइंट ट्रायल्स। जॉइंट ट्रायल्स क्या होते हैं, जब एक पर्सन पे कई ऑफेंसेस के केसेस चल रहे हो तो उसके ट्रायल्स को जॉइंट करने को जॉइंट ट्रायल्स कहा जाता है।
It states that a confession made by one of the accused, which also affects the other accused, is proven. It will be treated as a confession against both. The BSS2 adds an explanation to this. BSS2 में इसका नया explanation दिया गया। यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति ऐसा accused जो अपनी प्रोसीडिंग को छोड़ चुका है या जान के अरेस्ट वारंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसको इसी में साथ में ट्रीट किया जाएगा और दोनों केसेस को एज अ जॉइंट ट्रायल ट्रीट करा जाएगा। तो ये थे कुछ नए पॉइंट्स हमारे नए लॉस के बारे में। इसके ज्यादा डिटेल्स के लिए हमने अपने सेंचुरी लॉ फर्म के पेज पे कुछ ब्लॉग्स अपलोड करे हैं, आप उनके रेफरेंस की हेल्प से और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे सेंचुरी लॉ फर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।